मैम जी फोर्थ स्टेज होती है, मतलब जस्टिस तो वैसे तो वो लिखा, सॉरी, सोल्जर की लिखी हुई है, जी लेकिन वैसे जैसे मतलब वो एज होती है कि उसमें उसको लगता है कि मतलब मैं ही सही हूँ और मुझे सब नहीं पता नहीं है नहीं नहीं और नहीं मुझसे लाइबा, बेहतर एक कोई मिनट। नहीं। ये आप या चली वो गई हैं शायद फिफ्थ जस्टिस स्टेज वाली पे। होती है। वो फिफ्थ स्टेज पे होती है। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो फोर्थ स्टेज में बेसिकली होता है कि जो लवर होता है वो बड़ा हो जाता है, वो जवान हो जाता है। और वो जवान होने के बाद उसके अंदर ना गर्म खून, जिसे हमारे बड़े कहते हैं कि इसका खून गर्म है, बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, लोगों से लड़ाई झगड़े कर रहा होता है, और अपनी यस एक ऐसी मैम, वो सॉरी। रेपुटेशन के पीछे भाग रहा होता है। बबल रेपुटेशन का वर्ड यूज किया गया है। वो बबल रेपुटेशन मैंने एक्सप्लेन की थी कि बहुत नाजुक सी रेपुटेशन, कि कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी ऊपर जा सकती है, ऐसी रेपुटेशन के पीछे वो भाग रहा होता है। और जो आपने बताई यस मुझे, मैम। जो जस्टिस वाली एज थी जिसमें वो समझता है कि मैं जज हूँ, मुझे सब मालूम है, मुझे पूरी दुनिया का इल्म है, और उसकी तोड़ निकल आती है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, उसकी तोड़ निकल आती है, और थोड़ा सा बूढ़े बुढ़ापे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो वाली एज होती है। वो यहाँ पे मैंने पिक्चर मेंशन नहीं की क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 पिक्चर्स की जगह थी। तो ये सेवेंथ पिक्चर है, बीच वाली ये वाली। तो इसमें क्या होता है कि आदमी जो है वो, उसके पास सब कुछ होता है, ठीक है। जैसे हमारे मम्मा पापा होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसके पास गाड़ी होती है, उसके पास घर होता है, उसके पास पैसे होते हैं, उसे किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती। जब वो थोड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो है उसकी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और उससे वो उसको काम करने में परेशानियां हो रही होती हैं। और बूढ़े आदमी का मैंने क्या सिग्निफिकेंस बयान की थी, जो कि एक बच्चे से मिलती है। यस मैम, वो जो जैसे छोटा बच्चा होता है, मतलब वो ना उसके दांत होते हैं ना उसमें समझ होती है, मतलब वो जैसे, मतलब वो जो कहते हैं ना कि जो बचपन की एज होती है वही फिर बुढ़ापे की एज, बुढ़ापा मतलब बच्चा जो है वो दोबारा बुढ़ा बचपन में चला जाता है। सही, और वो बिल्कुल। हरकतें वैसी करता है जैसे, मतलब ना उसके दांत रहते हैं ना वो समझ पाता है और लड़ता है छोटी छोटी बात पर, सही सही। जिद करता है। ठीक है। अच्छा, तो समरी रीड करेंगे आप? यस। यस मैम, पढ़ती हूँ। यस मैम, मैं पढ़ती हूँ। जी जी। लाइबा, आर यू देयर? यस मैम। आप समरी रीड करने लगेंगे। मैम वो मैं समरी पे जाती हूँ तो मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। अच्छा चलो, मैं रीड कर लेती हूँ। मैं तो पूरी पढ़ गई। The author compares the world with a stage, and every living person is described as an actor who plays 7 different plays on the stage. To illustrate this point, Shakespeare uses 7 examples of common action that man does during his life. यहाँ पे जो हमारा ऑथर है शेक्सपियर, वो कह रहा है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है। वो वर्ल्ड को कह रहा है कि ये एक तमाशा है, ये एक स्टेज है जहाँ पे पूरे जो लोग हैं वो अपना एक एक्टर होते हैं, जो अपना रोल प्ले करते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक है। तो एक आदमी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में 7 रोल प्ले करता है। The first one is an infant who cries in the arms of the nurse, and then he grows to a schoolboy trying to skip the school. This third age is an enamored young man, lovesick and composing a ballad to his love. Next one is a grown-up soldier, ambitious, devoted to his vows, and short-tempered. Later, a soldier retires, becomes a judge, using all the wisdom of his age. The sixth actor is shown aging in his home clothes, losing the sharpness of his mind and strength of body.
The last stage of man is returning to the infant state, losing one's sight, ability to taste and hear, and slowly going into oblivion. अच्छा, बाकी ऊपर वाला जो मैंने पढ़ा उनमें से तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब पता है किसी को? नो मैम। ऑब्लिवियन का मतलब होता है जैसे भूलना स्टार्ट हो जाना। जो बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि जब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती रहती है वो चीजें रख के भूल जाते हैं। जैसे हमारे नाना दादी को देखा होगा, वो कहीं अपना चश्मा उतार के रख देते, फिर भूल जाते कि उन्होंने रखा कहाँ है, उनकी याददाश्त कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी स्टेज को कहते हैं, राइटर कहते हैं ऑब्लिवियन। ठीक है। द लास्ट फ्रेज ऑफ द पोएम एम्फसाइज द पॉइंट दैट लाइफ मेक्स अ फुल सर्कल. The author deliberately names it second childness to make this comparison clearer. अब जो हमारा ऑथर है वो क्या कह रहा है कि हमारी एक जिंदगी जो है ना, एक सर्कल की तरह है। हम इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, हम यहाँ से पूरा घूमते हैं, हम यहाँ तक घूमते हैं और वापस हम किस पॉइंट पे आते हैं? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक छोटे बच्चे वाला। हमने एज ए छोटा बच्चा स्टार्ट किया, ना जिसके मुंह में ना दांत होते हैं, ना जिसको कुछ अकल होती है, ना उसको वो अपने कोई काम खुद से कर सकता है। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं यही हाल हमारा दोबारा हो जाता है, हमारी याददाश्त जाना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी की जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, हम कोई काम खुद से नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें दूसरे की मदद चाहिए होती है। तो इसी जो है हमारे सिनेरियो को हमारे राइटर क्या कह रहे हैं? सेकंड चाइल्डनेस। ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है? नहीं मैम, समझ में आया। ओके, तो मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ताकि आप इसको रेफर बैक करके यही समझिए। अगर याद करके एग्जाम में भी लिख देंगे तो इट इज एवरीथिंग यू नीड। ठीक है। इसी को याद कर लीजिएगा, ठीक ये है। इजी वर्डिंग में लिखी हुई है मैंने। और इसके अलावा मैंने आज चैप्टर शुरू करवाना था, तो उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है। जी। अच्छा, तो जो आज चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारी बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंडम। ये चैप्टर पर्सनली मेरा अपना फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है और आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। सो मैम ये वैसे मैंने पढ़ी थी। अच्छा, तो अच्छी मैम इसमें लगी? यही होता है ना, ये वो होता है ना कि वो मतलब उस औरत के शायद जिसको उसने मारना होता है वही उसके साथ ट्रेन में सफर करती है, हम्म, इसी जिसको वो तरीके की मारने कुछ। के लिए जा रहा होता है। जी जी, यही स्टोरी है। तो यस मैम। अच्छा, बाकियों के लिए खराब नहीं करे, उनको तो नहीं पता ना आगे क्या हुआ है, तो साथ पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये स्टोरी लिखी गई है फ्रैंकलिन आर्थर ने। तो फ्रैंकलिन आर्थर, सिविल सर्वेंट, novelist and playwright, was born in London in 1902. His first publication was Who Killed Neta Mall, later published by Penguin Book as the Suawa Harbor Mystery. His plays include Time's a Thief, French, and She Would Not Dance, Evans. 20 Minutes with Mrs. O'Cantum is an effective little piece of melodrama, notable for its skillful manipulation of suspense. अच्छा, जो हमारे ऑथर हैं इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में काफी सारे जो हैं वो नॉवेल्स लिखी हैं। उनमें से एक थी मिसेस ओकेंटम, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम जो है ये एक मेलोड्रामा है। मेलोड्रामा क्या होता है? नॉर्मल ड्रामास का तो आपको पता है क्या होता है उसके अंदर। मेलोड्रामा में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ना ओवर एग्जैजरेट करके बताई हुई होती हैं, कि एक बात इतनी सी होगी लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ होता है। मतलब बहुत सारा सस्पेंस और बहुत सारे ड्रामा के एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेलोड्रामा। ठीक है। इस स्टोरी में हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, शी, द पॉटर, ही। शी किसको कह रहे हैं? मिसेस ओकेंटम। ही जो है वो हमारे, जो क्या नाम है इनका, व्हाट वाज द नेम लाइबा? हेलो?
ओके, सो हमारे जो ये स्टोरी है ये इट टेक्स प्लेस एट अ सीन। सीन हमारा क्या है, एक रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम, ठीक है। टाइम है अ स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग 1955 और लेटर। अब हमारी स्टोरी की सेटिंग बताइए कि एक रेलवे स्टेशन है, उसका वेटिंग रूम है। रेलवे स्टेशन पर अक्सर वेटिंग रूम होते हैं फॉर पैसेंजर्स जिनकी ट्रेन लेट हो जाती है या फिर कोई मसला हो जाता है उनके लिए। और टाइम दिखा रहे हैं कि स्टॉर्मी है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है। और और विंटर्स है, सर्दियों का टाइम है। इवनिंग, शाम का टाइम है, ठीक है। और एरा भी बता दिया है 1955 और लेटर, मतलब पुराने जमाने का सीन आपने दिमाग में इमेजिन करना है ये स्टोरी पढ़ते हुए। The waiting room of a small country railway junction, a gas fire at a side wall, a gas light above, a chair beside the fire, a bench against the back wall and a table. अच्छा, अभी सेटिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। अब वो कह रहे हैं वेटिंग रूम जो है एक स्मॉल छोटी से शहर के अंदर जो है एक जंक्शन है रेलवे का, वहां है। अ गैस फायर एट अ साइड वॉल। अब जो गैस फायर भी कहते हैं दीवार के अंदर वो जहाँ आग जलाने वाली जगह होती है ना, उसको गैस फायर बोलते हैं। अ गैस लाइट अबव, और उसी के ऊपर एक गैस लाइट लगी हुई है। अ चेयर बिसाइड द फायर, जो जहां आग लगी हुई है ना उसी के बराबर में एक कुर्सी रखी हुई है। अ बेंच अगेंस्ट द बैक। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके। तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो है वो ऑथर जो है वो पूरे रूम का एक आपको नक्शा बना के दे रहा है कि वेटिंग रूम है, उसके अंदर एक जगह पे जो है दीवार के अंदर आग जल रही है, उस आग के बराबर में एक कुर्सी रखी हुई है। उस कुर्सी के साथ ही एक दीवार पे एक बेंच रखी हुई है, मतलब एक बेंच, मतलब बेंच लाइक तीन चार लोगों के बैठने की एक लकड़ी की सीट रखी हुई है जिसपे लोग बैठ सकते हैं, और उसी के बराबर एक टेबल रखी हुई है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ इज द रूम इज एम्प्टी। वो रूम जो है खाली है। एज द गैट लाइट इज टर्न लो ऑलमोस्ट इन डार्कनेस, rain and wind are audible outside and continue throughout the action, increasing whenever the door is open. अच्छा, अब जो ये रूम है वो अंधेरा है, इसमें अंधेरा है इसलिए कि जो गैस लाइट है वो काफी हल्की हुई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि अंधेरा भी है और अंधेरा नहीं भी है, बहुत कम रोशनी है जिसके अंदर आप मुश्किल से एक दूसरे का चेहरा देख सकते हो। और बाहर जो है वो बारिश के बिजली की गरजने की आवाजें चल रही है, तो पूरे टाइम पूरी इस स्टोरी में चलती रहेंगी। The door opens and a lady comes in carrying a suitcase which has a tie on label. She is heavily wrapped up with hat, scarves, gloves and fur coat and slightly wet from the rain. अब दरवाजा खुलता है, दरवाजे के अंदर से कौन आता है? एक औरत आती है जिसके हाथ में एक सूटकेस होता है विच हैज अ टाई लेबल। उस सूटकेस के ऊपर एक लेबल लिखा हुआ होता है। अब जो ये औरत होती है इसका हुलिया बता रहे हैं कि वो जो है काफी सारे कपड़े पहन कर आई है, मतलब कपड़े नहीं, लाइक जैकेट वगैरह पहन कर आई है। और उसने क्या पहनी हुई है? एक हैट पहनी हुई है, एक स्कार्फ लिया हुआ है गले के अंदर, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं और एक फर कोट पहना हुआ है। फर कोट मतलब वो वाला कोट जिसके साइडों में गले की तरफ तो फर्स लगे हुए होते हैं। और जो वो थोड़ी सी ना गीली हो चुकी है फ्रॉम द रेन। A porter follows her in and turns the gas full on. His cap and coat glistens with raindrops. The lady puts her suitcase down on the bench and stands hesitant and a little meekly. अच्छा, अब जो पोर्टर होता है वो आता है, पोर्टर मतलब कूली। वो आता है, वो आके क्या करता है, गैस लाइट को बढ़ा देता है तो कमरे में रोशनी हो जाती है। और जब रोशनी होती है तो वो देखती है कि इस कूली के जो है कपड़ों पे ट्रेन के ड्रॉप्स पड़े हैं, कतरे पड़े हैं बारिश के। वो औरत जो होती है वो जरा थोड़ी सी ना डरी डरी होती है, वो थोड़ी सी हेजिटेंट हुई हुई होती है, वो किसी उससे बात नहीं कर रही होती, वो थोड़ा सा केयरफुल होकर खड़ी हुई होती है।
अब यहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं। तो पॉटर कह रहा है, well, that will throw a bit of light on the situation. Chuckles. And I'll light the fire for you, love, so that you can warm your tootsies. Kneels down at gas fires and puts a match to it. It begins to glow red. अब जो पॉटर है वो आके जब वो लाइट खोल देता है तो उसके बाद वो ये कहता है कि अब मैंने लाइट खोल दी। तो वो औरत कह है कि अब जो है कमरे में रोशनी हो जाएगी। तो और वो हंसता है, ये बोल के वो हंसता है। और वो कहता है कि मैं आपके लिए आग जला देता हूँ, तो आप अपने टूथ शीट मतलब अपने जूते जो है आप वो सुखा लें। वो फिर उठ के जो है वो आग जला कर आता है। She, making a statement with no hint of either criticism or self-pity, there was no heating at all on the train. अब शी जो है ये हमारी मिसेस ओकेंटप के बारे में बात हो रही है, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये बेसिकली एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि हमारे जो एक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो हमारी मिसेस ओकेंटप का एक्सप्रेशन क्या है कि वो अपना ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और मतलब बड़े ठंडे मिजाज में ना आके वो एक्सप्रेशन दे रही कि ट्रेन में भी कोई हीटिंग का इंतजाम नहीं था। पॉटर कहते हैं देयर नेवर इज लव नॉर नो ईटिंग नाइदर। अब वो मिसेस ओकेंटम को कैसे बयान करे, कह रहे हैं उनको उनको लव कह के पुकार है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहां कभी भी गर्माइश नहीं होती और ना वो कभी खाने का इंतजाम होता है। The lady takes off her gloves and spreads her hand to the fire. A man comes in briskly. He is wearing a trench coat and a trebly hat, both wet, and he carries a very large suitcase, which he puts down at once. He shuts the door behind him, takes off his coat, and shakes it. अब इतनी बात जब पॉटर के साथ हो गई, मिसेस ओकेंटप की थोड़ी सी बात हुई, उसके पीछे ही ना एक आदमी आता है। वो जैसे जैसे मिसेस ओकेंटप अपने कपड़े मतलब ग्लव्स उतार के रखना स्टार्ट कर देती हैं, तो एक आदमी आता है पीछे से ब्रिस्कली, मतलब बड़ी हबड़ दबड़ के अंदर वो आता है। वो एक ट्रेंच कोट मतलब एक लंबा सा कोट होता है घुटनों से नीचे तक का, वो उसको ट्रेंच कोट कहते हैं। वो पहना हुआ आ रहा होता है, वो गीला हुआ हुआ होता है, और उसके हाथ में भी एक सूटकेस होता है। वो आते ही वो सूटकेस नीचे रख देता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है, और फिर आके अपने आप को सुखा रहा होता है, झाड़ रहा होता है अपने कोट को, ताकि उसके ऊपर जितनी भी रेन ड्रॉप्स पड़े होते हैं वो सारे हट जाए। He, what a night! I got quite wet coming from the back of the train. Potter, making to go out, and I'll get soaked to the skin trotting to the luggage office at the other end of the platform. This job's only fit for a shagger dog. You two have 20 minutes to get dry and warm. Goes out into the storm and shuts the door behind him. अच्छा, अब जब वो आदमी आता है तो वो आके कहता है कि व्हाट अ नाइट, मैं आज तो बहुत भीग गया ट्रेन से यहाँ आने तक में। तो पॉटर उसका जवाब दे रहा होता है, वो जब बाहर जा रहा होता है, कह रहा है अब तो आप तो यहाँ पे भीग गए और अब मैं भीगता हुआ जाऊंगा यहाँ से कहाँ तक, अदर एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म, लगेज ऑफिस तक जा रहा होता है। तो वो क्या वहां जाके अब ना थोड़ा सा सार्केज्म यूज करते हैं। पॉटर कहता है कि ये जो जॉब है, जो मेरी जॉब है, वो एक कुत्ते के लिए ही फिट है, और वो अपने आप को एक कुत्ता कह रहा होता है बेसिकली। वो उन दोनों को कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट है अपने आप को सुखाने के लिए, उसके बाद आपकी ट्रेन चल जाएगी। और वो फिर उसके बाद चला जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि द लेडी मीन वाइल हैज टेकन ऑफ हर हैट एंड स्कार्फ, प्लेस्ड देम ऑन द टेबल एंड ओपनड हर कोट। हर हेयर इज मोस्ट ब्राउन, वेल स्ट्रीक्ड, वाइल्ड ग्रे एंड नाइसली डन। शी इज वेयरिंग अ वेडिंग रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जो औरत का हुलिया बताया वो ये कि वो कह रहे हैं उसने अपने टोपी और स्कार्फ उतार के रख दिया, प्लेस देम ऑन द टेबल, उसने टेबल पे ऊपर रख दिया और अपना कोट भी रख दिया। उसके जो बाल हैं वो थोड़े से ब्राउनिश और ग्रेइश टाइप के हैं, मगर डाई किए हुए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं उसके बाल। इससे क्या अंदाजा हो रहा है कि उस औरत की एज कितनी होगी, फ्रॉम 20 to 30 के बीच के अंदर इसकी एज है, क्योंकि यहाँ पे ग्रे हेयर्स भी बोला और मूस ब्राउन हेयर्स का जिक्र किया। शी इज वेयरिंग अ वेडिंग रिंग। अच्छा, उसके हाथ में एक वेडिंग रिंग है। हर ड्रेस एंड स्पीच her dress and her speech define her as the wife of a prosperous professional or businessman.
उसके कपड़े और उसके बोलने के अंदाज से ये पता चल रहा है कि वो एक काफी अमीर बिजनेसमैन की बीवी है. The man has taken off his coat, shaken it, and thrown it down on the bench with his hat. As he does so, his glance falls on the label of the lady's suitcase. It appearance means nothing to him. अच्छा, अब जो ये आदमी है, ये क्या करता है, अपना कोट वगैरह उतारता है, उतार के एकदम बैठता है. बैठते के साथ क्या देखता है कि इसकी नजर पड़ती है उस औरत के सूटकेस के ऊपर. सूटकेस पे भी स्पेसिफिकली किसके ऊपर? उस लेबल के ऊपर. ठीक है. अच्छा, फिलहाल अभी ये लेबल उसको कोई समझ नहीं आ रहा, कोई इम्पोर्टेंस का ही नहीं है, किसी उसका नहीं है, ये इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा. ठीक है. ये लेकिन ये चीज याद रखने वाली कि उसने सबसे पहली चीज क्या देखी थी? लेबल. ठीक है. His dress and speech define him as a slightly lower in the class social scale. अच्छा, अब जो आदमी है उसके हुलिये से और उसके बोलने के अंदाज से पता चल रहा है कि वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता है. अ क्लर्क और अ सुपीरियर आर्टिस्टियन. या तो वो एक क्लर्क होगा या तो फिर एक सुपीरियर आर्टिस्टियन होगा. He is clean shaved and at phone exhibits a rather flamboyant air. For a moment or so after the Porter departure, the two take no notice of each other. They appear to be strangers and they display some of the constraint natural to strangers. Thrown casually together for a few moments, then she moves aside so that he can share the full. Then that she can share the fill, she sits on the chair, half turning to warm her hands and feet, and he stand in front a little to the side, holding out his hand to the glow. अच्छा, अभी तक उन दोनों ने कोई बात नहीं की है. और जो लेडी थी वो बैठी हुई थी, वो आंख के आगे वो क्या करती है, अपनी सीट उठा के थोड़ी साइड पे करती है ताकि इस आदमी को भी गरमाइश मिल जाए. और वो क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है आंख के आगे अपना हाथ आगे करके. ठीक है. तो यहाँ तक अभी स्टॉप कर दें क्योंकि हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट रह गया. तो यहाँ तक अभी तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? हेलो. पॉटर कौन था? पॉटर का यहाँ पे आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है, बस उसका नाम पॉटर के हिसाब से दिया गया. कुछ पता है, ऐसे हमारे जो चैप्टर्स होते हैं ना जिनके अंदर ये नॉवेल्स चल रही होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ज्यादातर फोकस नहीं किया जाता. पॉटर भी तो उन्हीं में से एक है. यहाँ पे ज्यादातर फोकस इस आदमी पे है और मिसेस ओकेंटअप के ऊपर है. तो अभी तक यहाँ पे उस आदमी को ना मिसेस ओकेंटअप का नाम मालूम है, ना उनकी आइडेंटिटी पता, और ना मिसेस ओकेंटअप को इस आदमी का नाम मालूम है, ना इसकी आइडेंटिटी पता है. पोर्टर सिर्फ एक बात शुरू करने का जरिया है और बीच में हमारा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है. ठीक है. तो उसी कोई बेसिक आइडेंटिटी नहीं है. इसके अलावा कुछ? ओके जी. तो मैं यहाँ क्लास एंड कर रही हूँ. नेक्स्ट क्लास फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. ख्याल रखिएगा अपना. ठीक है.